हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज ही हमारा रैपिड फायर राउंड और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्लेन मिरर और स्पेरिकल मिरर के बेस्ड पे बेस्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, जे मेंस के क्वेश्चन और जाते जाते जे एडवांस के क्वेश्चन भी करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको जो है वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चंस आए तो वीडियो को पहले पॉज करो और खुद ट्राई करो सॉल्यूशन करने का, टाइमर लगा लो हो सके तो, और उसके बाद इसका रिज्यूम करके सॉल्यूशन देखना। ठीक है, नहीं आया तो सॉल्यूशन देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, और मैं होप करता हूँ कि इस वीडियो देखने से पहले आपने हमारा पिछला पूरा लेक्चर रिवाइज किया होगा, बिकॉज उसके सारे कॉन्सेप्ट इस वीडियो के अंदर यूज होने वाले हैं। तो पिछला पूरा लेक्चर देख लें तभी इस वीडियो को देखें। ठीक है, हम 2 मिनट का क्विक फॉर्मूला रिवीजन करेंगे और 2-3 शॉर्टकट डिस्कस करेंगे जो कि क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्टली अप्लाई होंगे। क्लियर है? उसके बाद हम जो है क्वेश्चंस का राउंड शुरू करेंगे। ठीक है, तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। हम 2 मिनट को क्विक फॉर्मूला रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लेन मिरर की। तो प्लेन मिरर में ज़्यादा कुछ फॉर्मूले तो नहीं थे, बस खाली एक जो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय प्लेन मिरर था उसका फॉर्मूला था। वो फॉर्मूला क्या था कि भाई यहाँ पे इस तरह से अगर इमेज रखे हों, ठीक है, मान लो ये एंगल मेरा थीटा है, तो हम क्या करते थे 360 डिवाइड बाय थीटा करते थे। ठीक है, और अगर ये इवन आता था तो अपना जो नंबर ऑफ इमेजेस होता था उसका आंसर आता था n-1। क्लियर है? बाय 360 डिवाइड बाय थीटा, जो भी एंगल यहाँ पे दिया अगर उसका आंसर इवन आया तो नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएगा n-1। ठीक है, इसको इक्वल टू n लिख दो तो नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएगा n-1। क्लियर है? चाहे ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल रखा हो चाहे ऑब्जेक्ट अनसिमेट्रिकल रखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। लेकिन अगर 360 डिवाइड बाय थीटा 360 डिग्री डिवाइड बाय थीटा इक्वल टू ऑड आता है, तब अपना जब सिमेट्रिकल होगा तब आंसर आएगा n-1, और जब अनसिमेट्रिकल होगा तब आंसर आ जाएगा n। क्लियर है? इस तरह से जब इवन हो तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल रखा हो चाहे अनसिमेट्रिकल रखा हो, आंसर n-1 आएगा। लेकिन जब ऑड हो जाए तो सिमेट्रिकल होगा तो n-1 और अनसिमेट्रिकल होगा तो n होगा। क्लियर है? और इसके अंदर दूसरा फॉर्मूला था वेलोसिटी वाला फॉर्मूला। तो वेलोसिटी वाला क्या था कि ऑब्जेक्ट जब परपेंडिकुलर मूव कर रहा हो मिरर के, भाई ऑब्जेक्ट जब परपेंडिकुलर मूव कर रहा हो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इमेज जो है इस तरह से मूव करेगा। तो यहाँ से लिखते थे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, और यहाँ से vo माइनस vm करके हमारा जो आंसर आता था vm इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज डिवाइड बाई 2। हमको पता है इस सबको विथ साइन रखा जाता है। क्लियर है? तो डिटेल बात नहीं कर रहा हूँ, खाली नॉर्मली ऐसी बात कर ले रहा हूँ। और ऑब्जेक्ट जब मिरर के पैरेलल ही मूव करें, ऑब्जेक्ट जब इस तरह से मिरर के पैरेलल मूव करें तो जो है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ इमेज हमेशा दोनों सेम रहते हैं। क्लियर? सेम वेलोसिटी, सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई चेंज नहीं है। क्लियर है? परपेंडिकुलर मूव करे तो ये फॉर्मूला यूज करना है और पैरेलल मूव करे तो कोई चेंज नहीं होता। अगर कोई एंगल पर मूव कर रहा हो तो उसके 2 कंपोनेंट ब्रेक करके हम उसको इस तरह से सॉल्व करते थे। चलो, ये तो बात हो गई प्लेन मिरर की। और इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं फील्ड ऑफ व्यू के, वो सब तो कॉन्सेप्चुअल हैं, उसके कोई फॉर्मूला नहीं होता। एंगल ऑफ डेविएशन का हमने फॉर्मूला देखा था, पर उसकी भी कोई जरूरत नहीं है, हम उसको अपने मन से कर लेते हैं। ठीक है, तो सेकंड हमारा हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट है हमारा स्पेरिकल मिरर। आज के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन स्पेरिकल मिरर के ही होंगे, जिसके कॉन्सेप्चुअल एक बार देख लो ध्यान से। ठीक है, तो स्पेरिकल मिरर में अंदर हमारा जो मिरर्स फॉर्मूला आता है कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसमें जो v होता है इमेज का डिस्टेंस, u होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और f होता है फोकल लेंथ। क्लियर है? f क्या होता है? फोकल लेंथ। अब देखो इसी फॉर्मूला को हम मॉडिफाई करके जो है एक शॉर्टकट फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, बिकॉज ज़्यादातर क्वेश्चन में वेलोसिटी क्या बोलते हैं, इमेज का डिस्टेंस पूछते हैं, तो डायरेक्टली इमेज के टर्म में हम अपना आंसर लाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आप क्वेश्चन में इसको डायरेक्टली अप्लाई कर लो। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं कि 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। अब यहाँ से एलसीएम ले लो, हो जाएगा क्या हो जाएगा u माइनस एफ अपॉन हो जाएगा uf। यही तो हो रहा है, देखो u माइनस एफ अपॉन uf। तो क्या हो रहा है यहाँ से v इक्वल टू uf अपॉन u माइनस एफ, अपना ये फॉर्मूला आ रहा है। ठीक है, ये हमारा पहला शॉर्टकट फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, हम इसको डायरेक्टली यूज़ करेंगे। इसके अंदर वैल्यू रख के आप सब्स्टिट्यूट करोगे ना तो आपको टाइम लग सकता है और साइन के अंदर मिस्टेक कर सकते हो आप। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये फॉर्मूला याद रख लो, जब लेंस पढ़ेंगे तो यहाँ पे बीच में प्लस आ जाएगा,
और जब अभी मिरर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे माइनस है, क्लियर है। ये दो फॉर्मूला में चेंजेस होता है। तो ये फोकल लेंथ का डायरेक्टली शॉर्टकट फॉर्मूला। और कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है? नेगेटिव फोकल लेंथ। और कॉन्वेक्स मिरर का क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है, इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली देख सकते हो कि भाई कि अगर ऐसा हमारे पास मान लो मिरर होता है तो भाई ये कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर है ना, ये पोल होता है। मान लो हमारा फोकल लेंथ कहीं यहाँ पे आएगा ना, बिकॉज इसका स्फीयर कुछ इस तरह से बनेगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ इस तरफ आएगा। तो भाई हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं। तो ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे रखा होगा तो ये डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेंगे, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा जब फोकल लेंथ इसमें आता है वो नेगेटिव आता है, बिकॉज सारे डिस्टेंसेस हम मेजर करते हैं पोल से। तो पोल से लेके फोकस तक का डिस्टेंस आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि हमने ये डायरेक्शन का मान लिया है पॉजिटिव। हमने यहाँ पर साइन कन्वेंशन भी सीखा है कि ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन से जो रे निकल रही है उसको हम मानते हैं पॉजिटिव, क्लियर है। और जहाँ से रे निकल रही हो उसको मानेंगे हम पॉजिटिव। और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसका हाइट पॉजिटिव होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसका हाइट नेगेटिव होगा। सब बेसिक सी बातें आपको पता होनी चाहिए, लेकिन तो भी मैंने इसको फॉर्मूला के टर्म में लिख दिया है। चलो ओके, ये हमारा पहला शॉर्टकट फॉर्मूला, इसको आप नोट कर लेना। ओके, फिर बात करते हैं हम क्या बोलते हैं, मैग्नीफिकेशन की बात कर लेते हैं। मैग्नीफिकेशन m इक्वल टू आता है -v/u। इसमें भी आपको विथ साइन रखना है। मैग्नीफिकेशन क्या है कि इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से कितनी बड़ी है कितनी छोटी है वो हमको दिखाता है मैग्नीफिकेशन का टर्म, ठीक है। और माइनस साइन क्या दिखाता है? माइनस साइन ये दिखाता है, जैसे मान लो हमारा कोई मैग्नीफिकेशन इक्वल टू -2 आया है, मान लो मैग्नीफिकेशन इक्वल टू -2 आया है, तो 2 क्या दिखा रहा है? देखो इसका फॉर्मूला इस तरह से होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो 2 क्या दिखा रहा है हमको कि इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से डबल है, तभी तो आंसर 2 आया है। जैसे मान लो इमेज की हाइट 20 है, ऑब्जेक्ट का हाइट 10 है, तभी तो अपना आंसर 2 आया है। तो 2 ये इंडिकेट करता है कि इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से डबल है। और दूसरी बात माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि इमेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है। देखो मान लो ऐसे इस तरह से हो हमारे पास, मान लो ये हमारे पास एक कॉन्केव मिरर हो और ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इमेज नीचे बना है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव हो गया क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव आ जाता है नेगेटिव, क्लियर है। ओके, और m इक्वल टू अगर +2 लिखा हो तो +2 लिखा हो मतलब कि अभी भी इमेज जो है एनलार्ज बना है, मतलब इमेज की हाइट लंबी हो गई है, बिकॉज 2 आया है ना, तो इमेज की हाइट बड़ी होगी तभी तो 2 आया होगा। तो इमेज की हाइट अभी भी बड़ी है, लेकिन प्लस दिखा रहा है कि इमेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना है, ठीक है। प्लस क्या दिखा रहा है कि इमेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना है। तो इस तरह से आपको सारे केस के अंदर वेरीफाई करना होता है, क्लियर है। चलो ये सब आपको पता ही होगा। और मैंने आपको बताया था कि जो कॉन्केव मिरर होता है, वैसे आपको इसके लिए लेक्चर देखना जरूरी है, ये सब तरह का मैग्नीफिकेशन दे सकता है। m इक्वल टू कोई भी -2 -3 क्या बोलते हैं -3/2, ठीक है, इस तरह कोई भी दे सकता है, -1 कुछ भी दे सकता है। नेगेटिव के अंदर कोई भी दे सकता है, क्लियर है। कॉन्केव मिरर क्योंकि सारे टाइप के इमेजेस बनाता है वो क्या बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। बस उसका जो 6th केस था उसके अंदर वो मैग्नीफिकेशन देता था पॉजिटिव और 1 से बड़ा, पॉजिटिव देता था और ग्रेटर देन 1, ठीक है। मतलब जो छठा केस था हमारा जिसमें वो वर्चुअल इमेज बनता था, याद है कि नहीं आपको? छठा केस के अंदर वर्चुअल इमेज बनता था, उस केस के अंदर हमारा जो m की वैल्यू आती थी, पहली बात तो पॉजिटिव क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हैं, और 1 से बड़ी आती थी, क्लियर है। मतलब कॉन्केव मिरर सिर्फ एक ही तरह का इमेज नहीं दे सकता जो कि है पॉजिटिव ही हो 1 से छोटी हो, ठीक है। तो वो तरह का इमेज कॉन्केव मिरर नहीं दे सकता। इस आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज क्वेश्चन के अंदर काम आएगा। और जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर वो सिर्फ एक ही तरह का इमेज देता है जो कि पॉजिटिव और 1 से छोटी हो। जो एक कॉन्केव मिरर नहीं दे पा रहा है वही देता है कॉन्वेक्स मिरर, क्लियर है। कॉन्वेक्स मिरर क्या देता है? कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ एक ही तरह का मैग्नीफिकेशन दे सकता है कि m की वैल्यू पॉजिटिव हो और <1 हो, बस। मतलब सिंपल नेगेटिव आए तो कॉन्केव मिरर ही है, अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है तब तो वो कॉन्केव मिरर है, और पॉजिटिव है तो आपको चेक करना पड़ेगा भाई ये वाला केस है कि ये वाला केस है, क्लियर है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है। अच्छा, मैग्नीफिकेशन का भी एक शॉर्टकट होता है, उसको भी आप नोट कर लो। इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ क्या होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और फोकल लेंथ दिया होता है, उसके ऊपर से हमको मैग्नीफिकेशन निकालना होता है, तो उसका भी हम शॉर्टकट डिस्कस कर सकते हैं। देखो m इक्वल टू होता है -v/u, और हमने v का फॉर्मूला भी देखा कि क्या आया था, uf
अपॉन यू माइनस एफ आया था ना फॉर्मूला, बस इस फॉर्मूला को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो, क्लियर है। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आ जाएगा माइनस यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, और यहाँ से क्या है कि एक यू नीचे है तो ये यू से यू कैंसिल हो जाएगा, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आ रहा है एफ अपॉन, ये माइनस को मैं नीचे लेके सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो एफ अपॉन एफ माइनस यू हो जा रहा है, ठीक है। तो हमारा आज का दूसरा फॉर्मूला है शॉर्टकट। तो हमने दो फॉर्मूले यूज़ किए, एक तो ये और एक ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। ये दो फॉर्मूला हम शॉर्टकट के तरीके से यूज़ करेंगे कि एफ अपॉन एफ माइनस यू, बिकॉज क्वेश्चन के अंदर क्या है कि फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया जाता है। डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला से मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो कि भाई पहला v इक्वल टू इमेज, आप जो है v निकाल लो, v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे और जो है आप उससे निकालो, पर लंबा प्रोसीजर हो जाता है। लेकिन हम डायरेक्टली कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि ये फॉर्मूला आप याद रखो, ठीक है। चलो, और यहाँ पे सारी वैल्यू विथ साइन रखनी है, विथ साइन रखनी है। जहाँ से इंसिडेंट रे आ रहा है उसको पॉजिटिव मानना है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हाइट और नेगेटिव मानना है, क्लियर है। और सारे डिस्टेंसेस मेजर करना है पोल से। तो बस इतनी बातें होती हैं। अब जो है अपना क्वेश्चंस करते हैं हम वन बाय वन। स्टार्टिंग में हमारे 2-3 क्वेश्चन जो रहेंगे प्लेन मिरर के रहेंगे, उसके बाद हमारे जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन शुरू होंगे वो मेनली क्वेश्चन जो आते हैं वो स्फेरिकल मिरर के होते हैं, क्लियर है। तो अब वन बाय वन आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो। तो देखो पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, उसको आप पॉज करके ट्राई कर लो। सिंपल क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, इसलिए हमने सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। चलो, क्वेश्चन क्या दिया है, इफ टू प्लेन मिरर्स आर एट 60 डिग्री विथ ईच अदर देन द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय देम। क्या बोला है कि दो प्लेन मिरर है, एक दूसरे से 60 डिग्री एंगल पर हैं, ठीक है। मतलब इनके बीच में जो थीटा इक्वल टू है वो 60 डिग्री है। तो भाई अगर हम 360 डिवाइड बाई 60 करेंगे अब, तो अपना आंसर आता है 6। तो 6 क्या है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर के लिए मैंने केस बताया था कि चाहे ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल हो चाहे अनसिमेट्रिकल हो, अपना आंसर हमेशा n-1 होता है। अपना आंसर n-1 मतलब 6 - 1 हो जाएगा 5, ठीक है। चाहे सिमेट्रिकल हो चाहे अनसिमेट्रिकल। चाहे एग्जांपल ले लो, अपना क्रिस क्रॉस मेथड वाला कर देते थे ना, तो कोई भी केस ले लो आप। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे दो मिरर के बीच में एंगल है 60 डिग्री, मान लो मिरर M1 है M2 है, और ऑब्जेक्ट चाहे सिमेट्रिकल रखा हो चाहे अनसिमेट्रिकल। चलो मैं ऐसे रैंडम ले लेता हूँ कहीं भी, ठीक है, कहीं भी। मान लो ये 20 डिग्री है, मान लो 40 डिग्री, चाहे जो भी ले लो, मैंने ऐसे केस लिया, बस दोनों का एडिशन 60 हो जाना चाहिए बस। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 20, यहाँ पे ले लो 40, बस दोनों का एडिशन 60 हो जाए, बस इतना ध्यान रखो। आपका आंसर हमेशा 5 आएगा, ठीक है। तो अब बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री है, तो 20 + 60 यहाँ पे हो जाएगा 80, 40 + 60 यहाँ पे हो जाएगा 100, क्लियर। दूसरा मेथड से बता रहा हूँ, बाकी अपना आंसर तो आ ही चुका है। फिर से 100 + 60 यहाँ पे हो जाएगा 160। कब तक करना होता है इसको, 180 तक करना होता है, ठीक है। उससे बड़ा हो जाए छोड़ देना है। 80 + 60 हो जाएगा 140। उसके बाद और फिर करो, 140 + 60 हो जाएगा 200, और 160 + 60 हो जाएगा 220। चलो ये दोनों तो कैंसिल हो गए अपने यहाँ तक को लेना है। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस आर इन 6, 1 2 3 4 5 6। लेकिन मैंने आपको ओवरलैपिंग का कंडीशन भी सिखाया था कि अगर भाई इन तीन का एडिशन, लास्ट में चेक करो, अगर इन तीन का एडिशन 360 डिग्री हो जाता है तो अपनी एक इमेज ओवरलैप कर रही होगी, ठीक है। 30 इमेज ओवरलैप कर रही होगी। देखो 140 + 60 220, यहाँ पे देखो इसका जो एडिशन होगा 360 के इक्वल हो जा रहा है। मतलब क्या है कि यहाँ पर 6 इमेजेस है ना, उसमें से एक इमेज ओवरलैप कर रही होगी और अपना आंसर आ जाएगा 5, क्लियर है। आप चाहे जो भी केस ले लो, आप चाहे 35 25 ले लो, चाहे जो भी बनाओ, आपका आंसर 5 ही आएगा। बिकॉज जो है सिमेट्रिकल का केस है ना, सिमेट्रिकल में चाहे मतलब इवन नंबर का केस है ना, इवन में चाहे सिमेट्रिकल हो चाहे अनसिमेट्रिकल, अपना आंसर वही आता है, ठीक है, n-1। ऑड होता तब हमको देखना पड़ता है कि भाई ऑब्जेक्ट कैसा रखा हुआ है, लेकिन इवन वाला पूछा था, ये IIT-JEE 2002 का क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अब आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, उसको आप पॉज करके ट्राई करो, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया है, पहले आप पॉज करके ट्राई कर लो। क्वेश्चन दिया है टू प्लेन मिरर्स। अच्छा, इसकी लैंग्वेज को समझना क्वेश्चन का। मैं आपको आज लेक्चर के अंदर बहुत सारे ऐसे टेक्निकल टर्म दिखाऊंगा जो क्वेश्चन के अंदर यूज़ करते हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में वो क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिलेगी। क्वेश्चन क्या दिया है, टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। देखो मतलब दो प्लेन मिरर एक दूसरे से इंक्लाइंड है। चलो फिर क्या बोला है, सच दैट रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द फर्स्ट मिरर एंड पैरेलल टू सेकंड मिरर। मान लो हम यहाँ पर दो मिरर ड्रॉ कर देते हैं। चलो देखो, यहाँ मान लो मेरा M1 है, मान लो मेरा M2 है, ठीक है। क्या लिखा है, द रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द फर्स्ट मिरर। ये M1 पे रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है एंड पैरेलल टू द सेकंड मिरर, मतलब सेकंड मिरर से पैरेलल है वो, मतलब इस तरह से रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है, क्लियर है। ये मेरा इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है इस तरह से, ओके। क्योंकि जो कि इसके उसके बाद क्या बोला है,
एंड फाइनली रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सेकंड मिरर। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे होगा, हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इस तरह से इसके सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इमेज जो है यहाँ पे इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, यही तो होगा ना, रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, क्या बोलते हैं, एंड पैरेलल टू द सेकंड मिरर एंड फाइनली रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सेकंड मिरर पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर, ठीक है। और बाद में यहाँ पे जो सेकंड मिरर से रिफ्लेक्शन होता है तो फर्स्ट मिरर के वो पैरेलल हो जाता है। यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे अगर हम, क्लियर है, तो इस तरह से रिफ्लेक्शन हो रहा है कि ये फर्स्ट मिरर की पैरेलल हो गया। देखो ध्यान से, मतलब क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पूछा क्या है, एंगल बिटवीन द टू मिरर्स, मतलब ये एंगल हमको थीटा पूछा है, चलो हमको थीटा निकालना है। लेकिन देखो क्वेश्चन का लैंग्वेज समझो, क्या बोला है कि एक रे ऑफ लाइट जो कि M2 के पैरेलल आ रही है, ठीक है, M1 पे स्ट्राइक किया, ठीक है, उसके बाद वो रे ऑफ लाइट गई M2 पे और इस तरह से निकली कि वो M1 के पैरेलल हो गई, यही क्वेश्चन में बोला है। और उसके बाद हमको पूछा है कि भाई थीटा क्या होगा, उसके बाद हमको क्या पूछा है कि ये थीटा क्या होगा। चलो अब हमको ये थीटा फाइंड करना है कि एंगल बिटवीन द टू मिरर्स, तो किस तरह से इसको हम प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर हमको डिफरेंट ट्रायंगल दिखेंगे, वो ट्रायंगल के हिसाब से अपना आंसर हम निकालेंगे, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल है और यहाँ पे ये मेरा नॉर्मल था, ठीक है, नीचे वाले सरफेस के लिए ये नॉर्मल था, यहाँ वाले सरफेस के लिए ये नॉर्मल था। अब इसके अंदर आप ज्योमेट्री लगाओ और आप थीटा एंगल बिटवीन द टू मिरर्स निकालो। कैसे निकालोगे आप, ध्यान से देखोगे तो ये हमारा थीटा है, ठीक है, ये हमारा थीटा है और ये देखोगे ये जो है इस सरफेस की परपेंडिकुलर, मतलब ये हमारा 90 है पूरा, ठीक है, और ये हमारा थीटा है। और नीचे देखोगे ये सरफेस के परपेंडिकुलर ये 90 है। अब सॉल्व करो, बताओ कैसे करेंगे हम कि हमको एंगल बिटवीन द टू मिरर्स मिल जाए, ठीक है। तो देखोगे ध्यान से कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। देखो मान लो यहाँ पे रे ऑफ लाइट है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब कोई ट्रायंगल ढूंढो कि जिससे कि अपना काम बन जाए, बताओ कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कोई ना एक ट्रायंगल देखो जिससे अपना काम बन जाना चाहिए। अब है क्या, देखो ध्यान से, ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी अपना थीटा होगा, है ना। देखो ध्यान से, ये एंगल थीटा है भाई, ये दोनों रेस पैरेलल, ये भी एंगल अपना थीटा होगा भाई। अगर ये थीटा है तो ये भी अपना थीटा होगा भाई, क्योंकि देखो ध्यान से भाई, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, बिकॉज रे पैरेलल है, ये भी यहाँ से लाइन परपेंडिकुलर, ये पैरेलल, ये भी थीटा हो जाएगा। अब ये जो है नॉर्मल है तो ये अपना बन जाएगा 90 माइनस थीटा भाई, क्योंकि टोटल पूरा परपेंडिकुलर है ना, टोटल 90 है तो इतना थीटा है, इतना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 माइनस थीटा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हो जाएगा ना 90 माइनस थीटा, है ना भाई। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 90 माइनस थीटा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये वाले रे का 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब उसी कॉरस्पॉन्डिंग ये देखो पूरा 90 है तो ये 90 माइनस थीटा है तो ये अपना थीटा हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं। बट 90 माइनस थीटा प्लस थीटा अपना आंसर तो 90 आएगा, तो पूरा 90 है, अगर इतना 90 माइनस थीटा है तो बाकी का एंगल होगा थीटा। चलो ये भी एंगल हमको मिल गया थीटा। अब ध्यान से देखो, ये थीटा है तो ये हो जाएगा अपना 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये 90 माइनस थीटा है तो फिर देखो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर 90 माइनस थीटा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी अपना हो जाएगा थीटा। मैं इतना कुछ क्यों कर रहा हूँ, मेरे को सिर्फ देखना था कि ये जो ट्रायंगल है इसमें तीन एंगल थीटा 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 आ रहे हैं, मतलब ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। अब तीन एंगल का एडिशन अपना आना चाहिए 180 डिग्री, तो थीटा प्लस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, तो यहाँ से तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री, क्लियर है। इस तरह से क्वेश्चन को प्रोसीड करना था। क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज दिया था, जे मेंस 2019 का क्वेश्चन है, इस तरह से इसको प्रोसीड करना था, ओके। तो आपको भले इसके अंदर फॉर्मूला पता हो ना पता हो, लेकिन आप इसको ज्योमेट्री से सॉल्व कर सकते हो। चाहे एंगल ऑफ डेविएशन पूछा हो, चाहे मिरर को रोटेट करके क्या हो रहा है इमेज, वो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, बस, ठीक है। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, और नॉर्मल जो होता है सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये सरफेस इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल, ये दो तीन कॉन्सेप्ट आपको पता हो ना तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चलो अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पर आ चुका होगा, उसको पॉज करके एक बार ट्राई करो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखो ये जो है क्या बोलते हैं, जेईई एडवांस 2002 में आया था, मीन्स IIT JEE 2002 में। अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप पॉज करके ट्राई कर लो, कुछ है नहीं क्वेश्चन के अंदर। टू प्लेन मिरर्स A एंड B आर अलाइंड पैरेलल टू ईच अदर। दो प्लेन मिरर इस तरह से पैरेलली अलाइंड है, ठीक है। पहले आप इसको पॉज करके ट्राई करना, तभी देखना।
ओके। और इनके बीच का ये जो डिस्टेंस हमको दिया 0.2 मीटर, ये हमको डिस्टेंस दिया है 0.2 मीटर, और ऊपर का हमको डिस्टेंस दिया है 2√3 मीटर, ठीक है। और बोला क्या गया है कि एक रे ऑफ लाइट इस सरफेस के 30 डिग्री एंगल पर आ रही है, यहाँ से 30 डिग्री पे एक रे ऑफ लाइट आ रही है। क्लियर है इस तरह से। चलो हाँ, द प्लेन ऑफ इंसिडेंस कोइंसाइड विद द प्लेन ऑफ द फिगर, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स द रे अंडरगोस रिफ्लेक्शन इंक्लूडिंग द फर्स्ट वन बिफोर इट्स एमर्जेस आउट। क्या बोला है कि भाई यहाँ पे दो प्लेन मिरर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं और बोल रहे हैं कि सब एक ही प्लेन में है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि एक रे ऑफ लाइट आ रही है 30 डिग्री बना के, ठीक है, एक रे ऑफ लाइट 30 डिग्री एंगल पर आ रही है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि रे इसके तो कितनी बार रिफ्लेक्शन करेगी, मतलब टोटल कितना रिफ्लेक्शन होगा इस रे के अंदर, अगर इसका डिस्टेंस हमको फिक्स कर दिया है 2√3 मीटर, जब बिफोर इट्स एमर्जेस आउट, मतलब बाहर निकलने से पहले कितनी बार इसके अंदर रिफ्लेक्शन करेगा। अब देख लेते रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा। ध्यान से, इस 30 डिग्री एंगल पर है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 30 डिग्री नॉर्मल से, भाई ये नॉर्मल है मेरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हो जाएगा 30 डिग्री, ये भी हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट यहाँ पे टकराएगी। अब रे ऑफ लाइट यहाँ पे टकराएगी तो यहाँ पे आएगी टकराने, ठीक है। तो यहाँ पे बनाएंगे हम नॉर्मल, भाई यहाँ पे रे ऑफ टकराई, जितना टकराई एंगल ऑफ, भाई ये 30 डिग्री होगा, जेड रूल से ये भी 30 डिग्री हो जाएगा ना अपना, भाई ये 30 है तो ये भी 30, ठीक है। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे उसका रिफ्लेक्शन होगा जो कि ये भी 30 डिग्री होगा। तो ऐसे ऐसे रिफ्लेक्शन करेगी वो, ऐसे ऐसे रिफ्लेक्शन करेगी, और जो है लास्ट एक बार 30th टाइम जब टकराएगी उसके बाद जो है रे बाहर निकल जाएगी, ठीक है। और यहाँ से रे जो है बाहर निकल जाएगी। तो टोटल कितनी बार वो रिफ्लेक्शन कर रहा है, हमको वही पूछा है क्वेश्चन के अंदर। तो देखो हम सॉल्व किस तरह से करेंगे, प्रोसीड किस तरह से करेंगे कि एक रिफ्लेक्शन के अंदर कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो। देखो ध्यान से, यहाँ से आया, पहला रिफ्लेक्शन हो गया, उसके बाद कितना डिस्टेंस कवर किया ये, देखो पहला रिफ्लेक्शन हो गया, दूसरे इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, देखो यहाँ पे आया टकराया, देखो यहाँ पे इतना डिस्टेंस कवर कर लिया। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक आया तो इतना तो कवर कर चुका है, बाकी फिर इतना कवर किया, ठीक है। उसके बाद ये मेरा नॉर्मल बनेगा यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे रिफ्लेक्शन किया, देखो ध्यान से, यहाँ पे टकराया तो इतना डिस्टेंस उसने कवर कर लिया। मतलब क्या है कि हर रिफ्लेक्शन के अंदर वो इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है जो कि कांस्टेंट है हर जगह पे, ठीक है, ये डिस्टेंस सेम ही है, ओके। तो हर बार रिफ्लेक्शन में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो भाई हम देखेंगे कितनी बार रिफ्लेक्शन करने पर वो 2√3 मीटर जितना डिस्टेंस कवर कर ले रहा है, बस हमको ये निकालना है सिंपल कि कितनी बार रिफ्लेक्शन हो जिससे कि वो 2√3 मीटर कवर कर ले। उसके लिए हम पहले निकालना पड़ेगा कि इतना डिस्टेंस कितना है, ठीक है। उसके लिए हम ट्रायंगल यूज़ करेंगे, चलो कोई भी ट्रायंगल ले लो, चलो यही ले लेते हैं हम। यहाँ पर इस तरह से ट्रायंगल है, इस तरह से ट्रायंगल है कि नहीं, हमको बस देखना है कि भाई कितनी बार वो रिफ्लेक्शन कर रहा है। तो ये हमको दिया 0.2 मीटर, सिंपल। ये एंगल हमको दिया है 30 डिग्री, हमको निकालना ये वाला साइड। तो tan थीटा वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो यहाँ से tan 30 फॉर्मूला यूज़ कर लो, tan 30 इक्वल टू x अपॉन, मान लो अपना डिस्टेंस ये x है तो x अपॉन 0.2, tan 30 वैल्यू क्या होती है 1/√3 इक्वल टू x अपॉन 0.2। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 0.2/√3, मतलब ये हमारा डिस्टेंस है वो 0.2/√3 है, मतलब जो भी अपना आंसर हो, अपना ये डिस्टेंस जो है वो 0.2/√3 है। तो सिंपल 0.2/√3 में क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि अपना आंसर आ जाए 2√3 मीटर, और वही होगा अपना जो है नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन। सोचो अगर 0.2 में मैं 0.2/√3 में अगर 5 मल्टीप्लाई कर दूं और अपना आंसर आ रहा है 2√3 मीटर, मतलब क्या है कि उसने 5 बार रिफ्लेक्शन किया होगा। भाई कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक बार ये करके ऐसे टोटल कितनी बार करेगा कि अपना आंसर 2/√3 आ जाए, ठीक है। तो लिखूंगा 0.2/√3, 0.2/√3 में क्या मल्टीप्लाई कर दूँ, चलो मैं x ले चुका तो y ले लेता हूँ यहाँ पे, जिससे कि अपना आंसर आ जाए 2√3, ठीक है। ये y से घबराना मत, वेरिएबल बदला है खाली, यहाँ पे x दिया था इसलिए यहाँ पे y ले लिया, ऐसा मत समझना कि y कहाँ से आ गया है, ठीक है। तो y इक्वल टू आ रहा है 2√3 मल्टीप्लाई बाई √3 डिवाइड बाई 0.2, इस तरह से आ रहा है ना, 2√3 मल्टीप्लाई बाई √3 डिवाइड बाई 0.2, तो 2 3 6, तो y इक्वल टू आ रहा है 6 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो y इक्वल टू आ जाएगा 30। मतलब टोटल जो रिफ्लेक्शन कर रहा है वो 30 कर रहा है, ठीक है। 30 टाइम्स रिफ्लेक्शन करेगा तो जो है 2√3 मीटर कवर कर लेगा, ठीक है।
2 to 3 मीटर वो कवर कर लेगा। ओके, इस तरह से इसको प्रोसीड करना था और इस तरह से क्वेश्चन को प्रोसीड करना। 31 32 कुछ नहीं आएगा, 30 आएगा, एग्जैक्टली 30, बिकॉज 30th रिफ्लेक्शन जब यहाँ पे होगा उसके बाद रे जो है इमर्ज कर जाएगा। फर्स्ट रिफ्लेक्शन को भी काउंट करो, देखो रे ऑफ लाइट यहाँ पहुँचा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसने इतना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है ऐसा। उसके बाद यहाँ पहुँचा इतना डिस्टेंस, यहाँ पर ऐसे करके टोटल 30 टाइम में जो है 30 टाइम यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ, उसके बाद रे ऑफ लाइट बाहर निकल जाएगा। तो होप्स आपको एक क्वेश्चन समझ पड़ा होगा और किस तरह से इसको प्रोसीड करना था वो क्लियर होगा। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, उसको आप पॉज करके ट्राई करो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 सेंटीमीटर हाइट। अब देखो ध्यान से, अब जो है मिरर वाला स्फेरिकल मिरर वाला कॉन्सेप्ट शुरू हो गया है, तो इसको आप ध्यान से ट्राई करना, ठीक है। जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाए हैं उसको आप अप्लाई करने की कोशिश करना और इसका आंसर निकालना। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर, ठीक है। मतलब क्या है कि वैसे तो आप डायग्राम बना देते हो लेकिन उसकी भी जरूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। मेरे पास यहाँ पे एक कॉन्केव मिरर है और एक ऑब्जेक्ट इसका 2 सेंटीमीटर हाइट है, इस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। मतलब इसका जो रेडियस दिया है हमको वो 30 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। फाइंड द इमेज, डिस्टेंस, हाइट एंड मैग्नीफिकेशन। मतलब इमेज फाइंड करना है हमको, डिस्टेंस फाइंड करना है, इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है, हाइट फाइंड करना है, मैग्नीफिकेशन फाइंड करना है, सब कुछ ही हमको फाइंड करना है। तो किस तरह से इसको प्रोसीड करेंगे हमको, यहाँ पे रेडियस ऑफ, पहली बात तो कॉन्केव मिरर की बात की है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको दिया 30 सेंटीमीटर। अब भाई इंसिडेंट रे यहाँ पे है तो ये डायरेक्शन अपना हो जाएगा पॉजिटिव, क्लियर है। मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस सब नेगेटिव होगा, बिकॉज ये रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना है तो इसको फोकल लेंथ हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि F = R/2 होता है ना। ओके, तो फोकल लेंथ होगा 15 सेंटीमीटर। चलो फोकल लेंथ मिल गया, लेकिन जो ये कॉन्केव मिरर है इसलिए हमारा जो फोकल लेंथ आ जाएगा वो -15 सेंटीमीटर होगा। बस सिंपल सी बात है, पोल से डिस्टेंस हम मेजर करते हैं तो फोकल लेंथ कहीं यहाँ पे होगा, तो भाई यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस नेगेटिव तो होगा, क्लियर है ना बात। फोकल लेंथ का डिस्टेंस नेगेटिव होगा, उसी हिसाब से ऑब्जेक्ट कितने पे रखा है 10 सेंटीमीटर पे, तो यू अपना हो जाएगा -10 सेंटीमीटर, ठीक है। बिकॉज ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, क्लियर है। हमको जो जो पूछा है हम निकाल सकते हैं। चलो सबसे पहले पूछा क्या है हमको कि क्या निकालना है हमको, इमेज का डिस्टेंस। तो इमेज का डिस्टेंस किस तरह से हम निकालेंगे, हम लिखेंगे v = UF/U - F, सिंपल। ओके, तो u क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो कि है -10, विथ साइन रखना है आपको -10, फोकल लेंथ कितना है -15, क्लियर है। और नीचे u क्या है -10 और फोकल लेंथ है -15, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो हो जाएगा +15, क्लियर है। तो ऊपर हो जाएगा 150 और नीचे हो रहा है 5। देखो ऊपर हो जाएगा 150 माइनस माइनस प्लस हो गया और नीचे 15 - 10 हो जाएगा 5। तो यहाँ से अपना आंसर आ रहा है 30। अपना आंसर क्या आ रहा है 30। मतलब v अपना जो इमेज मिल रहा है, देखो ध्यान से, वो हमको मिल रहा है 30 सेंटीमीटर पर भी प्लस आंसर आ रहा है। अच्छा बताओ, +30 सेंटीमीटर आया मतलब क्या कि अपना इमेज कहाँ पे बना होगा, ये इस तरह बना होगा कि इसके इस तरफ बना होगा, बताओ पहली बात। तो भाई पहली बात तो हम बात कर रहे हैं कॉन्केव मिरर की। कॉन्केव मिरर में इमेज का डिस्टेंस प्लस आ रहा है, मतलब इमेज जो है पोल से कुछ इधर होगा तभी तो जो है डायरेक्शन में होगा, तभी तो प्लस आया होगा। मतलब इमेज जो है कहीं इस तरफ बन रहा होगा। इसको यहाँ से हटा दूँ तो मान लो ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर रखा है तो इमेज जो है इस तरह बनता है। और मैंने आपको पहले से बताया कि जब छठा वाला केस आ जाए, देखो ध्यान से, ऑब्जेक्ट देखो फोकस और पोल के बीच में आ गया, तो ये हमारा 6th केस बन गया ना। जो ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है तब उसका इमेज बनता है उसको दूसरी तरफ, जो कि एनलार्ज्ड बनता है, ठीक है। इमेज क्या बनता है, एनलार्ज्ड, और यहाँ से 30 सेंटीमीटर दूर पे, ओके। मान लो 30 सेंटीमीटर है तो इमेज का डिस्टेंस आया 30 सेंटीमीटर और इमेज अपना बनता है एनलार्ज्ड, मतलब बड़े साइज का बनता है। वैसे उसको फॉर्मूले से भी निकाल लेंगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इमेज जो है इस तरह बना होगा और एनलार्ज बना होगा, और ये इमेज जो है वर्चुअल होगा, ये रियली में नहीं होगा। रे ऑफ लाइट इस तरह से आएगी, फोकस से पास करेगी, पीछे हम मीट कराए होंगे तब अपना वो इमेज बना होगा, क्लियर है ना। कैसे बना होगा भाई, देखो ध्यान से, मिरर है मेरा,
भाई ये फोकस है, सॉरी ये पोल है, ये फोकस है, इसके बीच में जो ऑब्जेक्ट रखा होता है तो एक रे ऑफ लाइट पैरेलल गई, फोकस से पास की, यहाँ से गई ऐसे पास की, यहाँ से पीछे एक्सटेंड करा के रे जो है वर्चुअली मीट करती थी इस तरह से। ये हमारा 6th केस था, याद है कि नहीं आपको? ओके चलो, वैसे मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ करके निकाल लेंगे कि भाई जो है इस तरह बनेगा। देखो मैग्नीफिकेशन निकाल लेते हैं, मैग्नीफिकेशन से पता चल जाएगा ना कि इमेज कैसा है। ठीक है, बताओ मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? भाई ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा, बिकॉज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज दोनों ऊपर की तरफ ही है, तो मैग्नीफिकेशन का आंसर अपना पॉजिटिव आना चाहिए। अब चेक करते हैं पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं। अब m इक्वल टू लिखता हूँ -v/u इक्वल टू माइनस, अब v की वैल्यू क्या है 30, यहाँ पे लिखो 30 सेंटीमीटर, और u की वैल्यू क्या है, u हमको दिया था -10। ठीक है, u की वैल्यू थी -10 सेंटीमीटर, ये रहा, तो u की वैल्यू -10 यूज़ करो, तो अपना देखो मैग्नीफिकेशन का आंसर आ गया 3 +3 आया। ठीक है, +3 का मतलब कि इमेज जो इसका हाइट है ना इमेज का, वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से 3 गुना होगा। ठीक है, इसलिए हमारा +3 आया। तो मान लो 2 सेंटीमीटर हमको दिया है ना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इमेज का हाइट कितना होगा 6 सेंटीमीटर, डायरेक्टली निकाल सकते हैं 3 गुना उसका। नहीं तो फॉर्मूला यूज कर लो आप कि m इक्वल टू -v/u, उससे भी निकाल सकते हो आप कि इसकी वैल्यू है +3 इक्वल टू माइनस कितना है ये, सॉरी हाँ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यूज़ कर लेते हैं, बिकॉज हाइट ऑफ इमेज निकालना है हमको। तो हाइट ऑफ इमेज कितना hi, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 2, तो हाइट ऑफ इमेज बन जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो चाहे तो फॉर्मूलाज निकालो, चाहे कॉन्सेप्ट देख लो कि भाई मैग्नीफिकेशन अपना नेगेटिव है, पॉजिटिव है, मतलब क्या है कि इमेज जो है इस तरफ बना होगा। क्लियर है, बिकॉज जो है कॉन्केव मिरर जो है 6th केस के अंदर इस तरह से यहाँ पे इमेज बनाता था। ओके, तो इसका पहली बात तो इमेज का डिस्टेंस आ गया 30 सेंटीमीटर, मैग्नीफिकेशन आ गया 3, और क्या क्या पूछा है इसके अंदर, हाइट भी निकाल लिया हमने जो कि आ गया 6 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो दोस्तों क्वेश्चन समझ पड़ा होगा, पहला क्वेश्चन था इसके ऊपर, तो सिंपल क्वेश्चन। ओके, अब जो है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बेस पे, जो कि आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, उसको आप पॉज करके ट्राई कर लो। आज हम जो है जेईई एडवांस के क्वेश्चन भी करके जाएंगे, तो भले लेक्चर लंबा हो लेकिन जो है सारे क्वेश्चन हम करके जाएंगे। ओके, और कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f, कॉन्केव मिरर की बात की है, तो यहाँ पे चलो कॉन्केव मिरर ड्रॉ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमको। ठीक है, जिसका फोकल लेंथ f है, प्रोड्यूसेस एन इमेज n टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसने एक इमेज बनाया जो कि ऑब्जेक्ट से n टाइम, मतलब सिंपल मैग्नीफिकेशन दिया हमको n, मैग्नीफिकेशन तो दिया है हमको n, भाई इमेज उसने बनाया जो कि n टाइम्स द ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इफ द इमेज इज रियल एंड द डिस्टेंस d ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एंड द d डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ द मिरर। ठीक है, तो इमेज रियल है और ऑब्जेक्ट से d डिस्टेंस दूर बना गया है, तो बताओ अपना आंसर क्या आएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन में, एंड इफ द इमेज इज रियल देन द d डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है मिरर से, वही पूछा है हमको। लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है कि इफ द इमेज इज रियल बोला है। इमेज रियल क्या है, मतलब कि रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट कर रही हैं। तो देखो आप ध्यान से, पहली बात तो इमेज जो है मैग्नीफाइड बना है, क्योंकि n टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो इमेज जो है मैग्नीफाइड बना है। अब इमेज जो है मैग्नीफाइड, इसमें क्या बोला है कि इमेज रियल बना है। हमने देखा था कि जब कॉन्केव मिरर का 6th केस था ना इसके अंदर, देखो बहुत ध्यान से क्वेश्चन का लैंग्वेज समझो, ये पोल है फोकस है, जब हम पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो हमारा इमेज जो यहाँ पे बनता है ना वो रियल थोड़ी होता है, वो तो वर्चुअल होता है ना। इस तरह से हम पीछे एक्सटेंड करा के यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट नहीं करती, तो यहाँ पे मैग्नीफाइड तो है लेकिन ये वर्चुअल इमेज है। इसके अंदर अपना मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आता था, ये केस नहीं पूछ रहे हैं इस बार बोल रहे हैं कि रेज ऑफ लाइट इमेज रियल है। रियल मतलब कि रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट कर रही हैं वहाँ पे। तो उसके अंदर क्या होता है, इस तरह का केस होता है कि भाई कॉन्वेक्स मिरर हो और ये पोल फोकस हो और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे रखा हो, तो उसका इमेज जो है मैग्नीफाइड बनता है और ये रियल भी होता है, क्योंकि यहाँ पे रेज ऑफ लाइट एक्चुअली आके मीट करती हैं। ठीक है, रेज ऑफ लाइट एक्चुअली आके मीट करके दोनों जो है इसी डायरेक्शन में ऐसे मीट करके यहाँ पे अपना इमेज बनाती हैं। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट कर रही हैं, तो यहाँ पे ये जो इमेज बनेगा वो रियल बनेगा। ओके, तो कभी कभार क्वेश्चन में इस तरह से लैंग्वेज दे सकते हैं हमको, तो आपको समझना पड़ेगा भाई कौन से केस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे इमेज जो है नीचे बनेगा कहीं, मतलब ऑब्जेक्ट कहीं चलो यहाँ पे रखा हुआ हो जो कि d डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो इमेज जो है कहीं नीचे बनेगा। ठीक है, और वो मैग्नीफाइड बनना है, हमको इतना पता चल गया। इसके वजह से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नीफिकेशन इक्वल टू -n आएगा। देखो कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, यहाँ पे इमेज नीचे बना
मतलब क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, मतलब मैग्नीफिकेशन अपना नेगेटिव है ना, बिकॉज ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव ही आएगा, तो अपना मैग्नीफिकेशन इक्वल टू आएगा -n। क्लियर हो गया? -n क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे बोला है कि इमेज जो है अपना रियल है, तो इमेज रियल तभी बनेगा, इमेज रियल तभी बनेगा जब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना हो और एग्जैक्टली आके एक्चुअली में आके रेज मीट करी हूँ। चलो मैग्नीफिकेशन n आ गया। अब पूछा क्या गया है, इफ द इमेज इज रियल द डी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट जो है डी डिस्टेंस पर है, तो u इक्वल टू लिख देता हूँ मैं माइनस और d, u इक्वल टू लिख देता हूँ माइनस d, बिकॉज ऑब्जेक्ट जो है डी डिस्टेंस पर है और हम डिस्टेंस लेते हैं पोल से, तो यहाँ पे ये हो जाएगा मेरा -d। चलो अब पूछा क्या गया है, हाँ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछा गया है, तो मैग्नीफिकेशन इक्वल टू -n दिया है, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हम ये यूज़ कर सकते हैं ना, f अपॉन f माइनस u, हमने अभी सिखाया था आपको शॉर्टकट में, ये हमारा फॉर्मूला था, इसको हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं बिकॉज यहाँ पे फोकल लेंथ हमको दिया है और हमको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछा, तो इसके फॉर्मूले के अलावा दूसरा कोई फॉर्मूला है ही नहीं। क्लियर है? तो मैग्नीफिकेशन है -n इक्वल टू फोकल लेंथ है f अपॉन f और यहाँ पे आ जाएगा +d। ठीक है, +d क्यों? बिकॉज u इक्वल टू -d है, तो हो जाएगा +d। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -nf -nd इक्वल टू f हो जाएगा, तो -nf -f इक्वल टू हो जाएगा nd। ओके, तो यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से हम जो है, हाँ ठीक है, और फोकल लेंथ कॉमन निकाल लेंगे, फोकल लेंथ कॉमन निकाल लेंगे तो हो जाएगा -n+1 इंटू f अपॉन n इक्वल टू आ रहा है अपना d। देखो n+1 अपॉन n इक्वल टू f आ रहा है, मतलब अपना जो करेक्ट ऑप्शन होगा ना वो अपना जो है बी ऑप्शन होगा। ठीक है, बी ऑप्शन अपना करेक्ट है। अब देखो ध्यान से, अपना आंसर यहाँ पे नेगेटिव क्यों आया, अपना आंसर यहाँ पे नेगेटिव क्यों आया, बिकॉज हमने यहाँ पे जो डी डिस्टेंस दिया है जो कि क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफाई किया था उसको हमने नेगेटिव ले लिया। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर तो मैं यहाँ पे जानबूझ के मैंने इस तरह सॉल्व किया जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बिकॉज आपके मन में डाउट नहीं रहना चाहिए। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर डी डिस्टेंस स्पेसिफाई किया था तो आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस डी लेना ही पड़ेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे -d माना, मैंने यहाँ पे क्या किया, -d की वैल्यू निकाली है ये। ठीक है, मैंने यहाँ पे -d माना, मतलब सिंपल कि आप u इक्वल टू -d मान रहे हो ना, तो आपको -d की वैल्यू पूछी है एग्जाम के अंदर, तो अपना आंसर आ गया n+1 f अपॉन n। देखो फिर से बोलता हूँ क्या बोला मैंने, एक्चुअली क्वेश्चन के अंदर जो है डी डिस्टेंस जो है स्पेसिफाई कर दिया है कि डी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है, डी डिस्टेंस हमको निकालना है। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड हमको निकालना है, तो मैंने यहाँ पे u इक्वल टू -d ले लिया, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस -d ले लिया है। हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस का नेगेटिव ले लिया जो कि क्वेश्चन के अंदर d दिया था ना, तो एक्चुअली आपको इसको d लेके ही चलना चाहिए था। यहाँ पे आप d लेते ना तो अपना आंसर आ जाता है यहाँ पे प्लस का वाला। ठीक है, मतलब सिंपल आप -d की वैल्यू निकाल रहे थे तो अपना आंसर आ गया n+1 f अपॉन n। क्लियर है? चलो, तो अपना सेकंड क्वेश्चन था, u इक्वल टू d लेके चलते तो भी अपना आंसर करेक्ट आता। अपने को साइन कन्वेंशन लगाना है, लेकिन जो क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यू दी है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, उसको पॉज करके ट्राई करो एक बार। चलो क्वेश्चन क्या दिया है, यू आर, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप उसके लैंग्वेज को समझना, बिकॉज मैं जितने क्वेश्चन लाया हूँ ना सब क्वेश्चन कुछ ना कुछ तो अलग ही है उसके अंदर, सेम टू सेम क्वेश्चन तो नहीं रहेगा। चलो, यू आर आस्क्ड टू डिजाइन अ सेविंग मिरर अज्यूमिंग दैट अ पर्सन कीप्स 10 सेंटीमीटर फ्रॉम हिज फेस, मतलब यहाँ पे हमको सेविंग मिरर डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सेविंग मिरर एग्जैक्टली होता क्या, सेविंग मिरर में होता क्या है कि अपना मुंह हम देखते हैं उसके अंदर। ठीक है, अब उसमें क्या है कि अपना मुंह सीधा ही देखेगा उसके अंदर वो। ठीक है, तो जनरली हम कॉन्केव मिरर यूज़ करते हैं इसके अंदर, लेकिन चलो हमको वो भी नहीं दिया हो तो हम जो अपना आंसर निकाल लेंगे उसके हिसाब से। हो क्या रहा है, चलो यहाँ पे एक मिरर ड्रॉ कर लेता हूँ, और यू आर डिजाइन सेविंग मिरर assuming that a person keep 10 सेंटीमीटर फ्रॉम his face and views the magnified image। तो अब मैग्नीफाइड इमेज किसके अंदर मिलता है, मैग्नीफाइड इमेज तो कॉन्केव मिरर के अंदर ही मिलता है, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर तो इमेज जो है छोटा हो जाता है। तो उससे हमको समझ पड़ गया कि मैग्नीफाइड इमेज से कि अपना जो मिरर होगा वो कॉन्केव मिरर होगा। क्लियर है, बिकॉज यहाँ पे क्या बोला है कि मैग्नीफाइड इमेज है। ठीक है, इससे 10 सेंटीमीटर दूर अपना फेस रख रहा है वो। क्लियर है, एंड व्यूज द मैग्नीफाइड इमेज। अब देखो लैंग्वेज देखो, ऑफ द फेस एट द क्लोजेस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। मतलब क्या बोल रहे हैं पता है कि जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है ना उसको अपना इमेज उससे 25 सेंटीमीटर दूर दिख रहा है।
मतलब ये कंफर्टेबल डिस्टेंस आप पढ़ोगे आगे तो माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप में आएगा, अभी हम लेंस के अंदर पढ़ेंगे। उसके अंदर क्या होता है कि अपनी आंख को जो क्लियर इमेज दिख सकता है ना कितने दूर पर, उसको हम बोलते हैं क्लोजेस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। मतलब 25 सेंटीमीटर दूर अपना आंख क्लियर इमेज देख सकता है, उसके नज़दीक लाओगे तो इमेज जो है ब्लर हो जाती है, ठीक है। तो मैक्सिमम क्लियर 25 इमेज तक देख सकता है, मैग्नीफाइड इमेज, ओके। इसका मतलब क्या है कि उसके आंख से जो इमेज है वो 25 सेंटीमीटर दूर है। इमेज का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर मिरर से नहीं दिया है, उसकी आंख से दिया है, क्लियर है। तो यहाँ से ये 10 सेंटीमीटर होगा, तब यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो 15 सेंटीमीटर में बनेगा, ठीक है, और वो मैग्नीफाइड बनेगा। मान लो इसका फेस है यहाँ पे, ठीक है, मान लो ये इंसान है, उसका फेस, और यहाँ पे उसका फेस जो है मैग्नीफाइड बन गया है। ये वही 6th केस अपना आ गया है, 6th केस ही तो है अपना, बिकॉज 6th केस अंदर क्या होता था, यहाँ पे इस तरह से इमेज बनता था, वर्चुअल इमेज मैग्नीफाइड बनता था। चलो, तो यहाँ पे होगा क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा है हमको, मतलब आर की वैल्यू हमको पूछी है, आर इक्वल टू क्या होता है 2f, और इसकी वैल्यू हमको पूछी है, सिंपल फोकल लेंथ पूछा है हमको। तो u इक्वल टू हो जाएगा -10 और v इक्वल टू हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज समझना जरूरी था कि भाई किससे पूछा है डिस्टेंस, मिरर से थोड़ी डिस्टेंस दिया है 15 सेंटीमीटर, मिरर से थोड़ी 25 सेंटीमीटर दिया है, ऑब्जेक्ट से 25 सेंटीमीटर दिया है, ओके। तो v इक्वल टू हो जाएगा +15, देखो ध्यान से, ये अपना पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो ये 15 हो जाएगा प्लस में, ओके। और उसके बाद फोकल लेंथ हमको पूछा है, ओके। किस तरह से करेंगे हम, क्या बोलते हैं, v इक्वल टू uf अपॉन u माइनस f से भी निकाल सकते हैं हम, ओके। या तो 1 अपॉन f इक्वल टू वो भी कर सकते हो, तो भी आ जाएगा अपना आंसर। v इक्वल टू 15 सेंटीमीटर प्लस में है, u है -10 माइनस f, ठीक है, u इक्वल टू -10 है ना, बस यहाँ पे सॉल्व कर लो, हो जाएगा -150 -15f इक्वल टू हो जाएगा -10f, तो -150 इक्वल टू हो जाएगा 5f, तो यहाँ से हो जाएगा 30, मतलब फोकल लेंथ आ रहा है मेरा -30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्या है अपना, -30 सेंटीमीटर आया, मतलब अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, -60 सेंटीमीटर, ओके। बिकॉज ये पॉजिटिव है, इधर कहीं रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा जो कि होगा -60 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो क्वेश्चन को किस तरह से प्रोसीड करना था वो आपको क्लियर हुआ, यहाँ पे आपको जो है लैंग्वेज समझना था। चलो इसको रफ करते हैं, अब अपना करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, पॉज करके ट्राई कर लो एक बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, इस तरह लैंग्वेज समझो, कुछ अलग तरीके का लैंग्वेज है। अ कैंडल फ्लेम 3 सेंटीमीटर प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द वॉल। मतलब मान लो यहाँ पे वॉल है और वॉल से 3 मीटर दूर, वॉल से जो है 3 मीटर दूर यहाँ पे कैंडल रखा है जिसका ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये दिया है, ओके। हाउ फार फ्रॉम द वॉल मस्ट अ कॉन्केव मिरर बी प्लेस्ड, ठीक है, कॉन्केव मिरर प्लेस करें इन ऑर्डर दैट इट मे फॉर्म एन इमेज ऑफ फ्लेम 9 सेंटीमीटर हाई ऑन द वॉल। पहली बात तो इमेज हमको फॉर्म करना है ऑन, ये वॉल है अपना, ठीक है, इसको मिरर मत समझो, ये वॉल है, ठीक है, इसको वॉल बना लो, ठीक है, वॉल है। क्या बोल रहे हैं कि ये वॉल से कितना दूर हम कॉन्केव मिरर रखें जिसके वॉल के ऊपर इमेज बन जाए जो कि मैग्नीफाइड हो, ठीक है। मतलब मान लो यहाँ पे मेरा कोई कॉन्केव मिरर है जो कि इससे x सेंटीमीटर दूर है, चलो x दूर है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमको मैग्नीफाइड इमेज चाहिए। तो मतलब मैग्नीफाइड इमेज के लिए होता क्या है एक्चुअली, यहाँ पे क्या इमेज हमको मैग्नीफाइड मिला होगा इस तरह से, जो कि मिला है कितना 9 सेंटीमीटर ना, 9 सेंटीमीटर। मतलब सिंपल यहाँ पे मैग्नीफिकेशन की वैल्यू हमको दी है -3। भाई मैग्नीफिकेशन होता क्या है, हाइट ऑफ इमेज जो कि है -9, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। अब बोलोगे नीचे कैसे मैंने ड्रॉ किया, बिकॉज भाई कॉन्केव मिरर के इस तरफ जो है इमेज इन्वर्टेड ही बनता है। अगर इमेज वर्चुअल होता तो कॉन्केव मिरर के इस तरफ बनता वो इमेज, लेकिन हमको तो इमेज ऑन द वॉल चाहिए ना, और वॉल पे तो रियल इमेज बनता है। तो रियल इमेज के लिए ऑब्जेक्ट जो है फोकल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है और इमेज इस तरह से नीचे मैग्नीफाइड बनता है। ये होता है क्वेश्चन का लैंग्वेज। हम वॉल के अंदर वर्चुअल इमेज नहीं ला सकते, हम वॉल के अंदर जो है रियल इमेज ही ला सकते हैं जो कि वॉल के ऊपर ऑब्टेंड होगा। वर्चुअल इमेज बनता है और मिरर के पीछे बनता है, मिरर के पीछे थोड़ी वॉल रखा हुआ है, मिरर के इनसाइड वॉल तो यहाँ पे रखा है ना। मतलब हमको रियल इमेज चाहिए, रियल इमेज जो कि इन्वर्टेड ही होता है। तब अपना मैग्नीफिकेशन आ जाएगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि हो जाएगा -3। तो अपना मैग्नीफिकेशन तो मिल गया -3। चलो
ओके, और यहाँ से ये 3 मीटर दूर है, ये डिस्टेंस अपना 3 मीटर दिया है हमने को। ओके, अब पूछा क्या गया है, एक्स की वैल्यू पूछी है कि इससे ये कितना दूर होगा। तो सिंपल भाई, आप इस तरह से देखो ध्यान से, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई ये 3 मीटर है, तो भाई कुछ ना कुछ उससे मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी, तो अपना आंसर 3 मीटर से तो बड़ा ही आएगा। तो 3 मीटर से बड़ा आएगा, मतलब ए और बी ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गए, बचे सी और डी ऑप्शन। अब सी और डी ऑप्शन में हम चेक कर लेते हैं कि सी ऑप्शन आ रहा है कि डी ऑप्शन आ रहा है। ओके, तो किस तरह से हम प्रोसीड करेंगे। तो भाई देखो पूरा डिस्टेंस एक्स है, ठीक है। पहली बात ये डायरेक्शन अपना होगा पॉजिटिव, देखो ये डायरेक्शन अपना होगा पॉजिटिव, तो भाई ये 3 मीटर है इतना, ठीक है, इतना 3 मीटर है। तो मान लेता हूँ कि ये अपना पूरा एक्स है, तो अपना ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा -x-3। और -x क्यों लिखा मैंने, बिकॉज ये डायरेक्शन को हम लेते हैं नेगेटिव, ठीक है, ये डायरेक्शन हमने लिया नेगेटिव, तो अपना जो है ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो जाएगा -x-3, ठीक है। मतलब इतना डिस्टेंस अपना हो गया -x और इतना हो गया -3 सेंटीमीटर, तो अपना टोटल आ गया -x-3। चलो हमने लिख दिया ये। ओके, ये तो सिंपल, आप इसको x-3 भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको x-3 लिखते हो तो ये तो क्या हमने सिर्फ x में से 3 माइनस कर लिया, हो गया x-3। लेकिन अब आपको जब फॉर्मूले के अंदर रखोगे तो आपको नेगेटिव लगाना पड़ेगा, ठीक है। आप फॉर्मूले के अंदर रखोगे तो आपको नेगेटिव लगाना पड़ेगा, तब लिखेंगे हम। देखो हमारे पास फॉर्मूला है किसका, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है -v/u। मैग्नीफिकेशन को दिया है -3 इक्वल टू -v क्या है मेरा, इमेज का डिस्टेंस जो कि है x। देखो v क्या है मेरा x, तो -x/v क्या है मेरा इमेज का डिस्टेंस जो कि x है, और वो भी नेगेटिव आएगा, ठीक है, -x। भाई ये डिस्टेंस नेगेटिव होगा ना, -x/u, u का होगा इसका माइनस, तो -x-3 है ना, ये होगा इसका माइनस ना, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है इतना, तो हमने हम -x-3 कर लिया, यही तो किया हमने। चलो ऊपर क्या होगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो -3x + 9 इक्वल टू आ रहा है -x, तो यहाँ से आ जाएगा -2x इक्वल टू आ जाएगा -9, तो x इक्वल टू आ जाएगा मेरा, x इक्वल टू आ जाएगा 9/2 सेंटीमीटर, तो आ जाएगा 450 सेंटीमीटर। क्लियर है, अपना आंसर कितना आ गया, 450 सेंटीमीटर। ओके, मतलब अपना जो x की वैल्यू है यहाँ पे 450 सेंटीमीटर आ गई है। देखो मैंने यहाँ पे माइनस नहीं लगाया, मतलब क्वेश्चन समझो ध्यान से, चाहे तो आप यहाँ पे माइनस करके कर सकते हो, आप इसको नेगेटिव ले लो, -3 कर लो तो भी अपना आंसर आएगा ही, ठीक है। तो अपना आंसर यहाँ पे नेगेटिव में आएगा, फिर 450 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ पे पॉजिटिव मान के इसको कर लिया है, अब ऐसे भी करोगे तो भी आपका आंसर आएगा। क्लियर है, जैसे यहाँ पे मैं इस तरह से -x-3 लिखता, उसके ऊपर से आंसर आता, तो अपना आंसर यहाँ पे नेगेटिव में आता। बस नेगेटिव आता समझ लेते कि भाई मिरर से इस तरह से 450 सेंटीमीटर दूर है वो। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर आ चुका, कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन। अब बहुत क्वेश्चन हमने इस तरह के कर लिए, अब कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन करते हैं। अब जो है यहाँ पे कुछ डायग्रामेटिक क्वेश्चन है। अ लाइट रे ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉन्केव मिरर। यहाँ पे कॉन्केव मिरर की बात की है, अभी तो जितने क्वेश्चन किए हमने कॉन्केव मिरर की बात कर रहे हैं। चलो क्या बोले, लाइट रे ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्केव मिरर। इसके राइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रैवल कर रही है, हमने ट्रैवल करा दिया, ठीक है। स्ट्राइक्स द मिरर एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा, ठीक है, मिरर को स्ट्राइक कर रही है एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा, मतलब ये बना लो हमारा नॉर्मल। देखो ये फोकस होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये बन गया अपना नॉर्मल, इसे ये जो एंगल दिया है हमको थीटा दिया है। क्लियर है, और क्या बोला है, इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज r, मतलब ये डिस्टेंस अगर हमको r दिया है, ठीक है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन द रे मीट द प्रिंसिपल एक्सिस एट द डिस्टेंस d फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट द डिस्टेंस d फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, मतलब यहाँ पे इस तरह से इमेज गया था, इस तरह से यहाँ पे रिफ्लेक्शन करके कहीं मिला, जो भी मिला हमको। चलो तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये हमको d दिया है, ठीक है। फोकस की बात नहीं की, इसलिए फोकस मैंने हटा दिया। क्या बोला देखो ध्यान से कि रे पैरेलल गई। अच्छा ये मत बोलना कि पैरेलल गई फोकस से मीट करेगी, वो तो स्पेशल केस होता है जब रे बहुत नज़दीक हो। यहाँ पे क्या एक फाइनाइट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना आंसर जो है मतलब आपको सॉल्व करना पड़ेगा इस तरह से। तो यहाँ पर रे गई इस तरह से कहीं आके मीट करी, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से d डिस्टेंस दूर है। ओके, तो अपने को d निकालना है,
तो डी निकालने के लिए क्या हम प्रोसीजर लगाएंगे, हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, देखो ये थीटा अपना, ये भी अपना थीटा होगा, ओके, और ये थीटा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये भी अपना थीटा होगा भाई, क्योंकि रे पैरेलल है जेड रूल से। ये थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा, ओके। अब देखो ध्यान से, ये जो ट्रायंगल है हमारा, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, और इसके अंदर ये जो वैल्यू हमारे रेडियस ऑफ कर्वेचर है, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके स्फीयर तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ना। अगर स्फीयर ड्रॉ करोगे इस तरह से, और ये मेरा मिरर है, तो अगर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मतलब अगर ये आर है, तो ये भी तो अपना आर होगा, क्लियर है कि नहीं आपको वैल्यू, तो अपना आर की वैल्यू होगी वो, तो ये भी अपना आर है। तो कर क्या रहा हूँ मैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप देता हूँ इसके ऊपर, परपेंडिकुलर ड्रॉप दो, अपने को निकालना है ये डी की वैल्यू। तो डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, देखो हम बोलेंगे पूरा आर है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम निकालेंगे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉप दिया, तो भाई पूरा आर था, तो इतना हो जाएगा r/2, और ये भी हो जाएगा अपना r/2, है ना। समझ पड़ा कि नहीं आपको, बिकॉज आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, आप परपेंडिकुलर ड्रॉप दो, ये मैंने फोकल लाइन के डेरिवेशन में भी कराया था आपको। तो यहाँ पे क्या, ये डिस्टेंस इक्वली डिवाइड होगा, तो r/2 और r/2 हो गया डिवाइड, ओके। तो अब एक ट्रायंगल लेता हूँ मैं ये वाला, ठीक है, ये पता है अपने को r/2, ये अपने को पता है थीटा है, और ये अपने को पता है 90 डिग्री है। बस अपने को निकालना है डी डिस्टेंस। कैसे निकालेंगे हम जो है यूज़ करेंगे cos थीटा, cos थीटा यूज़ करेंगे ना, बिकॉज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस कवर हो जाएगा। sin थीटा यूज़ करूँगा, ये तो अपने को पता ही नहीं है, sin थीटा यूज़ नहीं कर सकते, cos थीटा यूज़ करते हैं। तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा d/r/2, ये तो होगा। अपने को डी निकालना है, तो एक मिनट, cos थीटा हो जाएगा अपोजिट एडजेसेंट, अच्छा ये अपना हाइपोटेनियस है, सॉरी ये अपना हाइपोटेनियस है, तो cos थीटा हो जाएगा r/2/d। भाई ये अपना हाइपोटेनियस है ना, ये देखो ये परपेंडिकुलर के सामने वाला साइड हाइपोटेनियस होता है ना, तो ओके चलो। तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी की वैल्यू हो जाएगी r/2 cos थीटा, ओके। अपने को जो डी की वैल्यू पूछी थी यहाँ पे, उसकी वैल्यू क्या आ गई, r/2 cos थीटा, मतलब अपना सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्लियर, क्वेश्चन में क्या बोला था, डिस्टेंस डी फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ से डी डिस्टेंस नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से डी डिस्टेंस दूर, क्लियर है, इसलिए हमने निकाला। तो अपना सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो होप्स आपको क्वेश्चन समझ पड़ा होगा, और किस तरह से इसको अप्लाई करना है, और किस तरह डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, आपको क्लियर हुआ होगा। चलो, अगर नहीं भी आया होगा तो आपने अब देख लिया, तो अब दूसरी बार ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कर सकते हो, क्लियर है। चलो अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा लेवल का क्वेश्चन लें, ट्राई करो इसको, आप पॉज करके और लैंग्वेज को समझो क्या बोला है, ठीक है। अ थिन रॉड ऑफ लेंथ f/3 इज प्लेस्ड अलोंग द ऑप्टिक एक्सिस ऑफ कॉन्केव मिरर। यहाँ पे कॉन्केव मिरर की बात की है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मेरे को पसंद है क्वेश्चन। क्या बोला है कि थिन रॉड है जिसका लेंथ f/3 है, इज प्लेस्ड ऑन द ऑप्टिक एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f। मान लो कॉन्केव मिरर जिसका फोकल लेंथ है f, ठीक है, इसका फोकल लेंथ f है। तो एक रॉड है जो कि f/3 डिस्टेंस का है, लेकिन वो ऑप्टिक एक्सिस, देखो ये है हमारा ऑप्टिक एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस को ऑप्टिक एक्सिस भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्लेस अलोंग द ऑप्टिक एक्सिस, मतलब परपेंडिकुलर नहीं रखा है इसके अलोंग रखा है ऑप्टिक एक्सिस के। ये क्वेश्चन का ट्विस्ट है कि ऑप्टिक्स एक्सिस के अलोंग रखा गया है ऑफ फोकल लेंथ f, मतलब इस तरह से रखा गया ऑब्जेक्ट, इस तरह से, मतलब ऐसे खड़ा नहीं रखा गया है, ठीक है, ऑप्टिक्स एक्सिस के अलोंग रखा गया है f/3 का, सच दैट द इमेज विच इज रियल एंड इलोंगेटेड जस्ट टचेस द रॉड। क्या बोला है कि मान लो हमारा ये फोकल लेंथ f हो, मान लो हमारा ये रेडियस ऑफ कर्वेचर r हो जो कि 2f होता है। बोलो क्वेश्चन में बोला है कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट को टच कर रही है, जस्ट टचेस द रॉड, तो मैग्नीफिकेशन कितना होगा। तो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, तो इसके लिए आपको 2-3 बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। पहली बात, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा गया हमको नहीं पता। क्या बोला है कि ऑब्जेक्ट ऐसा रखा गया है कि इसका इमेज जो बन रहा है, पहली बात तो इलोंगेटेड है, और दूसरी बात क्या है कि ऑब्जेक्ट को टच कर रहा है। तो इलोंगेटेड तो इसके बीच में कहीं ना कहीं रखा होगा तभी होगा, ठीक है। यहाँ पे होगा तो वर्चुअल इमेज बन जाएगा, चलो वो यहाँ तो इमेज कहीं ऑब्जेक्ट नहीं रखा होगा, ऑब्जेक्ट जो है यहाँ कहीं रखा होगा। दूसरी बात, ऐसा बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इमेज जो बन रहा है वो टच कर रहा है ऑब्जेक्ट को, तो कैसे बनाएंगे। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट को इस तरह से रखा हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर में, क्योंकि आपको पता है कि ये हमारा नॉर्मल होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे अगर रखा हो रेडियस ऑफ कर्वेचर पे,
तो भाई अगर ये तो यहाँ पे नॉर्मल बनेगा तो रेडियस ऑफ राइट स्ट्राइक करके वापस यहीं पे आएंगी, ठीक है। यहाँ से अगर ये ले जाओगे स्ट्राइक करके वापस यहीं पे आएंगी, तो मतलब इमेज भी अपना यही बन जाएगा। मतलब आपको पता होना चाहिए कि अगर ऑब्जेक्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर रखा है तो जहाँ ऑब्जेक्ट बना है वहीं इमेज बन जाएगी। क्लियर है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। तो ऑब्जेक्ट जो है इस तरह से रखा गया, इस तरह से, जो कि इसका डिस्टेंस है f/3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लो ध्यान से। ऑब्जेक्ट जो है इस तरह से f/3 रखा गया है। तो भाई जो r पे होगा, देखो डिस्टेंस जो r पे होगा उसका इमेज तो यहीं बन जाएगा, और जो अंदर की तरफ है उसका इमेज जो है बाहर की तरफ बनेगा और वो मैग्नीफाइड बनेगा। क्या बोला, समझ पड़ा आपको? भाई जो पॉइंट r पे रखा गया है उसका इमेज तो r पे बन जाएगा, और जो पॉइंट r से कम है, मतलब जो मान लो f प्लस कुछ भी हो, जो पॉइंट r से कम है उसका इमेज तो इस तरह बनेगा ना। मतलब भाई समझो, भाई ये फोकस है और रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो एग्जैक्टली जो पॉइंट रेडियस ऑफ कर्वेचर पे है उसका इमेज यही बन जाएगा, जो कि ऑब्जेक्ट को टच करेगा। और जो अंदर की तरफ है, मान लो इस पॉइंट की बात करूं, जो कि f माइनस f, जो कि f प्लस, मतलब यहाँ पे देखो f माइनस f/3 कितना होता है, 2f/3। तो f प्लस 2f/3 पे है, तो उसका इमेज जो है कहीं इस तरह बनेगा ना। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा होता है तो इमेज इस तरह बनता है, बड़ा बनता है, ओके। और ऑब्जेक्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर पे है तो उसका इमेज जो है टच करेगा। चलो ये अपना ये ऑब्जेक्ट है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये अपना इमेज बना है। तो पूछा क्या, मैग्नीफिकेशन कितना होगा, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन के लिए हमको पता है कि m इक्वल टू होता है अब -v/u, ये फॉर्मूला होता है अपना, या तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो दिया अपने को f/3, देखो f/3 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो है, बिकॉज ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा गया है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है हमको, f/3 मिल गया हमको, या -f/3 लिख दो, कोई चलो f/3 लिखो, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज ऐसे लेटाया गया है। अब हाइट ऑफ इमेज हमको ढूंढना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, देखो ये f/3 है और ये f है, ठीक है, ये f है और ये इतना f/3 है। क्लियर है। तो हम प्रोसीड किस तरह से करेंगे, हमको ये डिस्टेंस चाहिए टोटल, ये वाला। तो देखो ध्यान से, अगर ऑब्जेक्ट r पे रखा हो तो उसका इमेज यही बन जाएगा, और ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे रखा हो, देखो f/3 है इतना, तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे रखा हो जो कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ये हो, देखो ये f है, ये 2f/3 होगा, तो f प्लस 2f/3, या तो ऐसे बोल लो कि r क्या होता है, 2f होता है, 2f माइनस f/3, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u इक्वल टू हो जाएगा 2f माइनस f/3। देखो मैं कर क्या रहा हूँ, मैंने यहाँ पे इसका इमेज तो बना लिया यहाँ पे, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग इमेज यहाँ पे बनेगा, उसके क्या इसका मेरे को इसका लेंथ मिल जाएगा, ऐसा ये प्रोसीजर कर रहा हूँ मैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ढूंढ रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट का ये पॉइंट इससे कितना दूर है, तो हो जाएगा 2f माइनस f/3, जो कि हो जाएगा 5f/3। तो हमको पता चल गया कि ऑब्जेक्ट जो है 5f/3 डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इमेज कहाँ बनेगा, तो उसके हमको ये पूरा डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। उसको कॉरस्पॉन्डिंग हम मैग्नीफिकेशन निकाल लेंगे। तो अब इमेज के लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे, v इक्वल टू uf अपॉन u माइनस f। u कितना है, माइनस f/3 होगा ना, माइनस f/3 इंटू ये तो है अपना f अपॉन माइनस f/3 माइनस f। क्लियर है, फोकल लेंथ में नेगेटिव होगा, सॉरी फोकल लेंथ में नेगेटिव होगा, तो ये भी अपना नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ऊपर आ रहा है 5f²/3 और नीचे आएगा -2f/3। यहाँ से f से f कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, मतलब मेरा आंसर आ रहा है 5/2f, ठीक है। मतलब अपना जो इमेज का डिस्टेंस है वो -5/2f है। तो देखो इसको रफ कर दूं मैं, तो इमेज का डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ के यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, इमेज का डिस्टेंस वो जो है -5/2f है। तो लेकिन अपने को तो सिर्फ इसका ये इतना कितना बना वही चाहिए ना हमको, इमेज का डिस्टेंस सॉरी हमको हाइट ऑफ इमेज चाहिए। तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, इसको यहाँ से रफ कर दूँगा हम, तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगा भाई, इतना पूरा 2f है, देखो ध्यान से, यहाँ से लेके यहाँ तक 2f है, बिकॉज r इक्वल टू होता है 2f। अपने को इतना चाहिए हाइट ऑफ इमेज, तो -5/2f में से -2f माइनस कर दो, और क्या, तो -5/2f में से -2f माइनस कर दो, यही तो होगा। भाई नेगेटिव लेके उस तरह से कर लो, तो हाइट ऑफ इमेज क्या मिल जाएगा हमको, -5/2f प्लस 2f, तो यहाँ से हो जाएगा हमको -1/2f। तो अपना इमेज मिला है -f/2, इमेज क्या मिला अपना -f/2। ऑब्जेक्ट कितना, ऑब्जेक्ट का चलो यहाँ पे माइनस, चलो यहाँ पे अपने को मैग्नीफिकेशन ही पूछा है, तो मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज
जो कि है -f/2 अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि है -f/3। तो यहाँ से f से f कैंसिल, 3 गया ऊपर तो -3/2, माइनस माइनस कैंसिल, अपना आंसर आ गया 1.5। तो अपना जो मैग्नीफिकेशन आया है वो 1.5 आया है। तो आपको समझना है क्वेश्चन में किस तरह से रखा गया है। तो देखो ध्यान से, जो ऑब्जेक्ट को इस तरह से रख दिया जाए ना, जो ऑब्जेक्ट को ऑप्टिक्स एक्सिस के अलॉन्ग रख दूं तो करना क्या होता है, आपको उसके एंड पॉइंट को पकड़ो, उसके 2 एंड पॉइंट को पकड़ो, उसका देखो पहला एंड पॉइंट कहाँ पे है, दूसरा एंड पॉइंट कहाँ पे है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इमेज बना दो। उस तरह से आप इसको प्रोसीड कर सकते हो। क्लियर है? ओके, तो इस तरह से प्रोसीड करोगे जिसका आंसर आ जाएगा। तो होप्स आपको ये क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। अब रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का है लास्ट क्वेश्चन, जेईई एडवांस 2018 क्वेश्चन है। इसको आपको पॉज करके ट्राई करके जानना है, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2018 का, जो कि आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। इसको आपको बिना ट्राई किए जाना नहीं है, ठीक है। बोला क्या गया है, आप इसको ट्राई कर रहे हो ना, बोला क्या गया है कि यहाँ पे इस तरह से कॉन्केव मिरर रखा गया है, ठीक है ना। कॉन्वेक्स ही कॉन्केव है भाई। अगर यहाँ पे होता तब तो ये देखो यहाँ पे इस तरह से किया गया है ना, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, मतलब क्या है कि कॉन्केव मिरर है ये, बिकॉज रे ऑफ लाइट एक होल के अंदर जा रही है तो कॉन्केव मिरर होगा। ओके, और इस तरह से ऑब्जेक्ट रखा गया है, एक f/2 पे है और एक f है। पहली बात, इसको सॉल्व करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए 100%। ओके, 100% आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी इसको क्वेश्चन बनेगा आपको। तो वायर इज बेंट इन द शेप ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। एक वायर है जिसको हमने राइट एंगल ट्रायंगल के शेप में बेंड कर दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया क्वेश्चन में, एंड इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f। मतलब कॉन्केव मिरर के साथ में रख दिया गया है वायर को, जिसका फोकल लेंथ f है, एज शोन इन द फिगर। तो विच आर द फिगर्स शोन इन द 4 ऑप्शन क्वालिटेटिवली रिप्रेजेंट द शेप ऑफ द इमेज ऑफ द बेंट वायर। मतलब चारों 4 फिगर में से कौन सा ऐसा फिगर है जो कि वायर के जो इमेज बनेगा उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और दिस फिगर आर नॉट टू स्केल, एग्जैक्टली स्केल पे नहीं है फिगर, मतलब आपको जो है कॉन्सेप्ट लगा के आंसर निकालना है। आपको जो है लेंथ मेजर करके आंसर नहीं निकालना, आप कॉन्सेप्ट लगाओ उसके ऊपर से आंसर निकालो। तो बताओ इसके अंदर से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बताओ, ध्यान से सोचो इसके ऊपर। चलो थोड़ा बहुत हिंट दिया जाए आपको। आगे पता होगा कि ऑब्जेक्ट जब एफ पे होता है, जब ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली फोकस पे रखा हो, भाई यहाँ पे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है ये, तो क्या है कि अब यहाँ पे लंबा ऑब्जेक्ट हो गया जिसका हाइट भी हो, जिसका ये भी है। तो हम एक एक पॉइंट की बात करते हैं। मान लो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। तो जो ऑब्जेक्ट वाला सी पॉइंट वाला जो होगा उसका इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे ना, बस सी पॉइंट होगा। जो ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली फोकस पर रखा होता है तो उसका इमेज कहाँ पे बनता है, इन्फिनिटी पे बनता है, ठीक है। और दूसरी बात, जो ऑब्जेक्ट f/2 से, मतलब ये वाला इसकी बात करूँ, सिर्फ ए बी की बात करूँ, तो ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग इमेज कहाँ बनेगा। देखो ध्यान से कि ऑब्जेक्ट जब पोल और फोकस के बीच में हो, मतलब इस तरह से ऑब्जेक्ट अगर पोल और फोकस के बीच में होता था, ये पोल हो, ये फोकस हो, ये, तो इसका इमेज जो इस तरफ बनता था, जो कि मैग्नीफाइड होता था। क्लियर है कि नहीं। ऑब्जेक्ट जब f/2 और f के बीच में रखा होता है तो उसका इमेज बनता है इस तरफ, जो कि होता है मैग्नीफाइड। चलो, मतलब ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग इसका इमेज a'(b' बन जाएगा यहाँ पे, जो कि हो जाएगा मैग्नीफाइड। अब मेन बात होगी, चलो इसका ए बी का हमने निकाल लिया, और ये पूरे सेक्शन का इमेज अब यहाँ पे किस तरह से बनेगा, वही पूरे क्वेश्चन का सबसे मेन खेल है। तो बताओ इसको किस तरह से प्रोसीड करोगे आप। भाई आपको क्या लगेगा, एफ यहाँ पे है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे। तो आपको मेरे हिसाब से लग रहा होगा, देखो ध्यान से, एक्चुअली ऑब्जेक्ट रखा गया है एफ पे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको लग रहा होगा इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे। तो होप सो आप, मतलब आपको लग रहा होगा बी ऑप्शन है, पर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है ना वो गलत है, बी ऑप्शन गलत है, ठीक है। आपको क्या लग रहा हो, बी ऑप्शन है। दूसरी बात, किसी को ऐसा लग रहा होगा कि भाई इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे, मतलब क्या है कि ये जो अल्फा इक्वल टू अल्फा इज लेस देन 45 डिग्री होगा। मतलब आपको बी किस लिए लग रहा होगा, आपको क्या लग रहा होगा, डी तो आएगा नहीं, क्योंकि डी में स्ट्रेट लाइन इस तरह से बना है, ठीक है। तो इमेज का हाइट तो चेंज करेगी, तो डी तो आएगा नहीं। चलो आपको ऐसा लग रहा होगा। दूसरी बात, आपको क्या लग रहा होगा, ए ऑप्शन आ सकता है शायद, या तो सी ऑप्शन आ सकता हो। बी गलत है, बी तो मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ गलत है। आपको लग रहा हो बी है तो गलत है। सी ऑप्शन आपको लग रहा होगा अल्फा लेस देन 45 डिग्री होगा, मतलब इमेज जो है बहुत दूर कहीं बनेगा, इमेज जो है ऐसे बहुत दूर कहीं इन्फिनिटी पे बनेगा। तो अपना अल्फा की वैल्यू जो आएगी, ये थीटा की वैल्यू, अल्फा इसकी वैल्यू लेस देन 45 डिग्री आएगी, मतलब बहुत कम वैल्यू आएगी। आपको ऐसा लग रहा हो, या किसी को ऐसा लग रहा हो, तो अपना ए ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। सॉरी, अपना सी ऑप्शन भी गलत है।
क्या किसी को ऐसा लग रहा हो कि ए बी का इमेज यहाँ पे बना है मैग्नीफाइड, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो अल्फ़ा आएगा वो ग्रेटर देन 45 डिग्री होगा? तो अपना ए ऑप्शन जो है वो भी गलत है, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो जो है डी ऑप्शन है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया गया था जे एडवांस 2018 के अंदर। यहाँ पे क्या दिया है कि हमको ये एंगल दिया है 45 डिग्री। मतलब आपको जो जो लग सकता है ना सब कुछ ऑप्शन के अंदर है। आपको लगेगा इमेज इन्फिनिटी बनेगा, बी ऑप्शन है, और इमेज का जो हाइट चेंज कर रही होगी तो अपना बी ऑप्शन भी गलत है। आपको लगेगा ए बन रहा है बिकॉज यहाँ पे इमेज बना है मैग्नीफाइड, आपको लगेगा कि यहाँ पे अल्फा की वैल्यू जो आएगी वो 45 से ज़्यादा ही होगी, है ना, बिकॉज ये बड़ा बन गया ना, आपको लग रहा होगा कि 45 डिग्री होगा, ये उससे बड़ा होगा, तो वो भी गलत है। आपको लग रहा होगा इमेज इन्फिनिटी पर बनना है और अल्फा की वैल्यू छोटी होगी लेस देन 45 डिग्री, तो वो भी गलत है। और जो कि सबसे इग्नोर्ड ऑप्शन है, मतलब यहाँ पे जो लगेगा भाई ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, और वही इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन है। अपना जो करेक्ट ऑप्शन है इसके अंदर वो डी है। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इसके अंदर वो डी। अब समझते हैं भाई डी कैसे आता है। अब देखो ध्यान से, ये मेरा ऑब्जेक्ट रखा गया है भाई ए बी, चलो ए डैश बी डैश तो बन गया, इतना तो हमको क्लियर है कि जो ए डैश बी डैश है उसका इमेज यहाँ पे बनेगा। अब बाकी का देखते हैं, बाकी के कॉरस्पॉन्डिंग इमेज कहाँ पे बनेगा। चलो यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट लेता हूँ मैं, भाई हमको दिया है 45 डिग्री। अब यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट लेता हूँ मैं, चलो मान लो इसका कोई भी है सी डैश, सी और डी है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि सी और डी का इमेज कहाँ पे बन रहा है। ठीक है, क्या देखना चाहता हूँ मैं कि सी और डी का इमेज कहाँ पे बन रहा है। देखो यहाँ पे पूरा डिस्टेंस एफ है, पूरा डिस्टेंस एफ है, इतना f/2 है, पूरा डिस्टेंस एफ है, इतना f/2 है। अब ये पूरा होगा f/2, है ना, यहाँ पे पूरा होगा f/2। अब मान लेते हैं कि ये यहाँ से जो है या f/2 से, ठीक है, हमने इसका इमेज बना दिया ना इसके कॉरस्पॉन्डिंग। अब इससे मान लेते हैं कि ये है x डिस्टेंस दूर है। ठीक है, मान लेते हैं कि सी और डी डैश पॉइंट x डिस्टेंस दूर है, तो इतना कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा f/2 - x, है ना, f/2 - x हो जाएगा। अब मैं मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लिखूँ m = -v/u। मैं देखता हूँ कि मतलब मैं क्या देखना चाहता हूँ कि इसकी हाइट कितनी आएगी। ठीक है, m = -v/u। तो ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर रखा गया है, ध्यान से देखो कि ऑब्जेक्ट, चलो मान लो यहाँ पे अगर ऐसा, चलो ये पूरा x है, ऑब्जेक्ट जो है इससे x डिस्टेंस दूर है, तो इतना हो जाएगा f - x। क्लियर है ना। ऑब्जेक्ट देखो यहाँ से इसकी बात कर रहा हूँ, सी डैश डी डैश की, ऑब्जेक्ट यहाँ से x डिस्टेंस दूर है, तो इतना हो जाएगा f - x। क्लियर है। तो मैग्नीफिकेशन, अब u की वैल्यू क्या है -x, और v की वैल्यू क्या है -f - x। क्लियर है, यहाँ पे पुट करो -f - x, मैग्नीफिकेशन -f - x, और u की वैल्यू क्या आ रही है, u की वैल्यू आ रही है -x, u की वैल्यू आ रही है -x। ये तो अपना मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आ गई, है ना, u की वैल्यू आ गई -x, ये -f - x। अब ये मैग्नीफिकेशन की वैल्यू है। अब अपने को निकालना है कि हाइट ऑफ इमेज कितनी होगी। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज के लिए क्या करेंगे हम, मैग्नीफिकेशन = हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो माइनस माइनस कैंसिल, f - x/x = हाइट ऑफ इमेज हमको निकालना है। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी होगी बताओ, ये ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है। देखो अगर ये ट्रायंगल देखो ध्यान से, ये ट्रायंगल इतना है f - x, और ये एंगल अपना 45 डिग्री है, तो ये भी अपना हो जाएगा f - x। बट tan 45 तो होता है ना, ये दोनों एंगल सेम होंगे, tan 45 1 होता है, f - x मतलब क्या है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ना वो f - x है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर x - x है, यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, -v/u, v जो है ये x है, f - x, x + f - x, सॉरी v जो है f डिस्टेंस पर है, यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ कर दी है थोड़ा सा। देखो ध्यान से, m = v मतलब इमेज कितने दूर बन रहा है, इमेज का हमको निकालना है, इमेज यहाँ पे कितना दूर बनेगा। ठीक है, ओके, इमेज का v/u कितना है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है u जो है यहाँ से जो है x है। ठीक है, x है। या तो हम ये फॉर्मूला, अगर हमको इमेज का डिस्टेंस नहीं पता है ना, तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हम जैसे आप सॉल्व कर रहे हो वैसे यहाँ पे मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे मैग्नीफिकेशन = हो जाएगा f/f - u, ये फॉर्मूला यूज़ कर लो आप, इसको इक्वेट कर देना हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। तो f/f
माइनस यू कितना है अपना, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है यहाँ से x डिस्टेंस दूर, ठीक है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ पे x है तो माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज कितनी है हमको नहीं पता, हाइट ऑफ इमेज हमको कितनी है नहीं पता, ठीक है, तो यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज लिख दो hi अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है यहाँ पे f माइनस एक्स, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, ये अगर ये f माइनस एक्स है तो ये भी हो जाएगा f माइनस एक्स, है कि नहीं। या तो आप साइन कन्वेंशन यूज़ कर रहे हो तो अगर ये माइनस एफ माइनस एक्स होगा ना, माइनस एफ माइनस एक्स, अगर साइन कन्वेंशन यूज़ करोगे तो भाई यहाँ पे अगर चलो साइन कन्वेंशन यूज़ नहीं करता हूँ मैं, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ले लेता हूँ मैं x, मतलब u जो है मतलब इमेज जो है माइनस एक्स पे, मतलब माइनस यहाँ से x डिस्टेंस दूर है, ठीक है, सब पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ मैं, ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, ये f माइनस एक्स होगा तो ये भी f माइनस एक्स होगा, तो यहाँ से f माइनस एक्स कैंसिल, अपना जो हाइट ऑफ इमेज आ रहा है ना वो इक्वल टू f आ रहा है, मतलब कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ x आ रहा है, मतलब चाहे x आप कहीं भी रखो, x चाहे आप जहाँ भी रखो आपका आंसर हमेशा f ही आएगा। भाई आप चाहे यहाँ पे रखोगे एंगल तो 45 डिग्री है ना, मतलब इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया गया था कि यहाँ पे 45 डिग्री एंगल बना दिया, तो 45 डिग्री एंगल जब बना तो अपना इस तरह से हमारा मैग्नीफिकेशन आया, इस तरह से अपना हाइट ऑफ इमेज आया जो कि x के इंडिपेंडेंट है, मतलब कि उसको x डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, सबका आंसर जो हाइट ऑफ इमेज आएगा वो f के इक्वल ही आएगा, सबका जो हाइट ऑफ इमेज आएगा सारे पॉइंट का वो f के इक्वल ही आएगा, मतलब अपना जो है एग्जैक्टली इस तरह से इमेज बनेगा। ओके, ये क्वेश्चन का फ्रेम था। आप यहाँ पे नहीं समझो तो समझ लो, मैंने यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज़ नहीं किया, या तो आप दोनों में यूज़ करो या तो एक में भी यूज़ मत करो, ऐसा कंफ्यूज मत हो, ठीक है। चलो आप कोई भी साइन कन्वेंशन यूज़ मत करो, u इक्वल टू हो जाएगा x और v हमको नहीं पता, ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन इक्वल टू f अपॉन f माइनस यू, ठीक है, तो अभी इसमें प्लस ही f लिख रहा हूँ, ठीक है, साइन कन्वेंशन यूज़ नहीं कर रहा हूँ, चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर सेम ही आएगा, f अपॉन f माइनस एक्स, ये है ना ऑब्जेक्ट x डिस्टेंस दूर, तो f अपॉन f माइनस एक्स इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज HI अपॉन HO कितना होगा, वो भी f माइनस एक्स होगा, ये h माइनस एक्स है ना, तो ये सॉरी f माइनस एक्स है, इससे ये कैंसिल हो गया, अपना हाइट ऑफ इमेज हमेशा आएगा f के इक्वल। चाहो तो आप ये केस चेक कर सकते हो, यहाँ पे चेक कर सकते हो, आप ऑब्जेक्ट f पे रखा हो तो f पे रखा होगा f माइनस f 0, उसी हिसाब से इन्फिनिटी पर इमेज बन जाएगा, तो अपना जो है इन्फाइनाइट तक ये एक्सटेंड करेगा, ठीक है, इस तरह से। आप यहाँ पे x इक्वल टू f रखोगे तो ये 0 हो जाएगा ना, तो अपना हाइट ऑफ इमेज 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, तो अपना आंसर इन्फिनिटी आ गया। ओके, तो अपना डी ऑप्शन, बी ऑप्शन नहीं, इसके अंदर डी ऑप्शन करेक्ट है। अपना जो है हाइट ऑफ इमेज जो है हमेशा f आ रहा है, वो x के इंडिपेंडेंट है, क्लियर है। तो अपना जे एडवांस 2018 का क्वेश्चन था। तो होप सो ये जितने क्वेश्चन मैंने कराए आपको पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कर दो, ठीक है। इसके बेस पे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप करते रहो, हम जो है रैपिड फायर राउंड लाते रहेंगे, और जो है आप डिमांड करो, कमेंट करो, जो भी डाउट रहेगा उसको भी मैं सॉल्व करने ट्राई करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहो, तब तक के लिए बाय बाय।